गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 3 धातु एवं अधातु। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ना। आया समझ में? तो देखिए हम शुरू करते हैं धातु और अधातु। तो सबसे पहले धातु के बारे में बताता हूं। धातुएं हमेशा ठोस होती है और अधातुएं ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था तीनों में पाई जाती है। एक पारा ही धातु एक अपवाद है जो तरल पदार्थ होता है लेकिन धातुओं में गिना जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम कि धातु एवं अधातु में अंतर बताइए। तो सबसे पहला अंतर है कि धातुएं ठोस होती है और अधातुओं में उसी प्रकार का अंतर है कि अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैसीय तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो पहला अंतर यह रहा कि धातुएं ठोस होती है और अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है कि धातुएं आघातवर्धनीय होती है, मतलब पीटने पर चपटी हो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। और उसी तरह से अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती है, ये पीटने पर टूट जाती है। चादर नहीं बना सकते। और इसी प्रकार से अगला पॉइंट है कि विद्युत की ये सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। उसी प्रकार से धातुएं चमकदार होती है, मतलब इसमें हम पॉलिश कर सकते हैं, चमका सकते हैं, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती है। उसी प्रकार से ये तन्य होती है, मतलब खींचने पर ये पतला से पतला तार बन सकता है लेकिन टूटता नहीं है। लेकिन अधातुएं भंगुर होती है, ये खींचने या पीटने पर टूट जाती है। तो इसी प्रकार से धातुएं और अधातुओं में यह अंतर होता है कि धातुएं ठोस होती है और अधातुएं ठोस, द्रव और गैसीय तीन अवस्था में पाई जाती है। लेकिन पारा एक ऐसी अपवाद धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, परंतु वो है धातु। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूं। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं अपन कि धातुएं और अधातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म लिखो। अब देखिए मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर है। तो जितने भी अंतर मैंने बताए थे वो सारे भौतिक गुणधर्म थे। क्या बताया था मैंने आपको कि धातुएं ठोस होती है, अधातुएं ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में होती है। धातुओं में केवल पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म यानी तरल पदार्थ पाई जाती है। उसी तरह से अधातुओं में ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वरना सभी अधातुएं या तो गैसीय अवस्था में होती है या ठोस अवस्था में होती है। आया समझ में? उसी प्रकार से मैंने आपको दूसरा बताया था कि धातुएं आघातवर्धनीय होती है और अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती है। उसी प्रकार से मैंने बताया था अगला पॉइंट की धातुएं विद्युत की सुचालक होती है और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। उसी प्रकार से एक पॉइंट मैंने बताया आपको कि धातुएं जो होती है तन्य होती है जबकि अधातुएं भंगुर होती है। उसी प्रकार से धातुएं चमकदार होती है, अधातुएं अचमकदार होती है। उसी प्रकार से एक और होता है कि धातुएं सोनोरस होती है, मतलब आवाज करती है, सोनार होती है, जबकि अधातुएं सोनार नहीं होती है, बजाने पर आवाज नहीं करती है। तो ये सारे भौतिक गुणधर्म मैंने बताए थे आपको। अब मैं आपको बताता हूं धातुओं और अधातु के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म है इसका धातु का रासायनिक गुणधर्म है कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो ऑक्साइड होते हैं ये सभी के सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक तत्व होती है, ये इनके रासायनिक गुणधर्म है। उसी प्रकार से अधातु के रासायनिक गुणधर्म जो है ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। उसी प्रकार से ये धनात्मक तत्व होते हैं तो ये अधातुएं जो होती है ऋणात्मक तत्व होती है।
तो इस प्रकार से मैंने आपको गुणधर्मों का भी अंतर बताया और भौतिक गुणधर्मों का भी अंतर बताया, रासायनिक गुणधर्मों का भी अंतर और भौतिक गुणधर्मों का भी अंतर बताया। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूं। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अयस्क, खनिज, भर्जन और निस्थापन को परिभाषित कीजिए। देखिए ये बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं होती है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छी है। जैसे खनिज, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जैसे देखिए पृथ्वी के अंदर बहुत सारे तत्व और यौगिक पाए जाते हैं जिनको उत्खनन करने पर बाहर निकाला जाता है। उन तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, खनिज। प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी, सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम खनिज कहते हैं। आया समझ में? उसी तरह से अयस्क, अयस्क क्या होता है, खनिजों में से विशेष प्रकार की धातुएं निकाले। जैसे देखिए खनिजों का सांद्रण किया जाता है, सांद्रण कर उनमें से अयस्क निकाला जाता है, निष्कासन करते हैं, निष्कर्षण कहते हैं जिसको। तो खनिजों में से विशेष धातु काफी पाई जाती खनिजों में, उन्हें ही अयस्क कहा जाता है। यानी खनिजों से जो धातुएं प्राप्त की जाती है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। उसी प्रकार से एक होता है भर्जन। भर्जन एक विधि होती है। ये जो होते हैं ये खनिज पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, उसमें से हम अयस्क निकालते हैं। लेकिन भर्जन और निस्थापन ये विधियां हैं जिससे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। जैसे जब भर्जन के बारे में बताता हूं मैं आपको कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यानी सल्फाइड अयस्क को गर्म करने पर वो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है, उसे हम भर्जन कहते हैं। जैसे देखिए रासायनिक समीकरण के इससे देखिए कि ZnS है, ये इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो ZnO मिल जाएगा और यहाँ पर SO2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑक्साइड Zn ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड जिसको कहते हैं। उसी प्रकार से एक होता है निस्थापन। जब कार्बोनेट अयस्क को, यहां देखिए यहां सल्फाइड अयस्क है लेकिन यहां पर कार्बोनेट अयस्क है, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। देखिए ऑक्साइड में ये भी परिवर्तित होती है, लेकिन इसमें सल्फाइड अयस्क है और इसमें कार्बोनेट अयस्क है, तो अयस्क में ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क जो होता है वो जब ऑक्साइड में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया में को हम भर्जन कहते हैं। और कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर जब वो ऑक्साइड में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को हम निस्थापन कहते हैं। जिसमें देखिए इसकी जो रासायनिक समीकरण देखें तो ZnCO3 ZnO में परिवर्तित हो जाएगा और CO2 बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है जिनको आप नोट कर लीजिए। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं अपन, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, कोई प्रबल तत्व किसी यौगिक में से किसी तत्व, उसके तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी तरह से ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन अत्यधिक होता है और ऊष्मा इतनी अधिक उत्सर्जित होती है कि धातुएं पूरी तरह गलित अवस्था में प्राप्त हो जाती है। इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो आया समझ में? थर्मिट अभिक्रिया का मतलब होता है कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें अत्यधिक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और इतनी अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है कि धातुएं गलन अवस्था में चली जाती है या प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? देखिए विद्युत अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें विद्युत द्वारा
किसी अशुद्ध धातु की परत शुद्ध धातु के ऊपर चढ़ाई जाती है विद्युत के द्वारा, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन विधि। मान लीजिए इसमें देखिए ये इस तरह का ये है डायग्राम, जिसमें ये शुद्ध धातु का कैथोड लेते हैं इसके अंदर और अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं। साथ में इसमें अम्लीकृत विलयन लेते हैं CuSO4 का। मान लीजिए कॉपर सल्फेट ले लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है, जो एनोड होता है वो धनात्मक होता है। ये कुंजी है और ये साथ में बैटरी है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं यानी प्रवाहित करते हैं, तो अशुद्ध धातु की जो अशुद्धियां हैं वो तल में जाके बैठ जाती है और उसकी जो परत होती है शुद्ध परत शुद्ध धातु के ऊपर जाकर जम जाती है। इस विधि को हम कहते हैं अपघटन विधि। उसी प्रकार से आया समझ में यह विद्युत अपघटन विधि। अब देखिए यसद लेपन एक प्रश्न और है कि यसद लेपन किसे कहते हैं। तो यसद लेपन में धातुओं को जंग लगने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक धातु की एक परत चढ़ा देते हैं, जिसे हम यसद लेपन कहते हैं। आया समझ में? धातुओं को जंग लगने से बचाने के लिए हम जिंक धातु की एक परत चढ़ाते हैं, जिसे हम यसद लेपन कहते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न है अगला प्रश्न कि अमलगम किसे कहते हैं। देखिए अमलगम का मतलब होता है कि एक ऐसी मिश्र धातु जिसमें पारा होता है, एक मिश्र धातु में एक पारा होता है और एक अन्य धातु होती है। इस प्रकार के मिश्रण को हम अमलगम कहते हैं। पारे का होना बहुत जरूरी है। तो वह मिश्र धातु जिसमें एक तत्व पारा होता है और दूसरी अन्य धातु होती है, उसे हम अमलगम कहते हैं। पारा होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। आया समझ में? उसी प्रकार से देखिए मिश्र धातु। तो मिश्र धातु की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक धातुएं या एक धातु और एक अधातु या दोनों अधातुएं मिलकर एक नई धातु का निर्माण करते हैं, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जंग लगने से बचने का कारण होता है। मिश्र धातु पे कभी भी जंग नहीं लगती है, इसलिए जंग लगने से बचाने के लिए हम मिश्र धातु बनाते हैं। तो आया समझ में? इस प्रकार से एक थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक प्रश्न था। दूसरा विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तीसरा यसद लेपन और अमलगम तथा मिश्र धातु, इस प्रकार के ये प्रश्न थे। तो नोट कर लीजिए।